जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब बिल्कुल ठीक रहें। तो आज ये प्रैक्टिस सेशन या रिवीजन कह सकते हैं आप इसको। ये मैं आपके साथ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए, ये बेटा जी एक पहला मैच दी फॉलोइंग है जिसमें एक तरफ ब्रह्मो समाज, फिर आपका आ गया रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। अब ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं वो यहां पर है राजा राम मोहन रॉय, यानी ए का आंसर मैच हो गया 3 के साथ। रामाकृष्णा मिशन जो है ये मैच हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। तो बी का बच्चा आंसर क्या बन गया? बी का आंसर बन गया 1। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी, तो सी का आंसर हो गया 2 और डी का फिर डी के साथ मैच हो गया, यानी डी के साथ 4। कुछ यहां पर बेटे रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जिसे हम कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार, जो कि बहुत जरूरी भी है समय अनुसार। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं कुछ जिनके बारे में मैं आपको पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले बच्चा हम शुरू करते हैं ब्रह्मो समाज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको इनके बारे में अब ये थोड़ा बहुत समझाता हूं। यहां आपने याद रखना है कि जब ब्रह्मो समाज बना तो उससे पहले इसको हम कहते थे ब्रह्मो सभा बेटे। क्या कहते थे? ब्रह्मो सभा। और ये बनाई गई थी ब्रह्मो सभा 1828 के आसपास। और बाद में से क्या कहा हमने? इसे कहा ब्रह्मो समाज। ठीक है, फाउंडेड बाय राम मोहन रॉय, या बेटे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ये इसके फाउंडर रहे हैं ब्रह्मो समाज के। तो बड़े ध्यान से ये पॉइंट आपने अभी देखना है कि जो मैंने समझाया कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। कुछ और पॉइंट है अपने आप याद रखनी है, जैसे कि ब्रह्मो समाज बाद में चल के बेटे 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक को हम कहते हैं बच्चों ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और एक आएगा आदि ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो केशव चंद्र सेन जी ने शुरू किया, और आदि ब्रह्मो समाज जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने शुरू किया। कुछ और अदर मेंबर्स भी थे ब्रह्मो समाज में, जैसे कि बेटे अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्र नाथ टैगोर। मैंने अभी आपको बताया इनके बारे में कि आदि ब्रह्मो समाज जो है वो इनका था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी हो गए अपने, देवेंद्र नाथ टैगोर, अलेक्जेंडर डफ। तो ये सब नाम जुड़ जाते हैं किस समाज के तहत? ब्रह्मो समाज, जिसका पहला नाम क्या था? ब्रह्मो सभा 1828 में। अब एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बेटे राम मोहन रॉय जी के बारे में बताता हूं। इनके नाम के आगे आप देख रहे हो राजा। ये जो राजा टाइटल है, ये टाइटल किसने दिया था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। स्टैटिक जीके में आप लिख सकते हो इन सब पॉइंट्स को। ये दिया था बेटे अकबर II ने, जिस अकबर II का टाइम पीरियड था 1806 से 1837। अब आप मेरे से यहां पे पूछोगे कि सर ये अकबर II कौन आ गया? तो आपने ये याद रखना है कि मुगल एम्पायर में जब औरंगजेब की डेथ होती है, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो मुगल्स आए उन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल्स। और उन लेटर मुगल्स में अकबर II का ये टाइम पीरियड है थ्रोन का। और इसी ने राजा का टाइटल किसको दिया? राम मोहन रॉय जी को। अब क्यों दिया? ऐसे तो नहीं देगा भाई बंदा टाइटल। ये इसलिए दिया क्योंकि जब यहां पे होगा क्या कि मुगल साम्राज्य भी जब ब्रिटिशर्स कैप्चर करेंगे तो उनके सारे के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे।
सारे सेरिमोनियल्स सब कुछ छीन लिया गया। तो इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जो थे राम मोहन रॉय जी, और कहां भेजा? लंदन। और फिर उसके बाद में 1829 में 1829 में ये राजा का खिताब किसने दे दिया? अकबर II ने। उसका समयकाल बेटे 1806 से 1837। और ये कौन से मुगल हैं? ये हैं लेटर मुगल्स, बाद वाले मुगल्स हैं। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज में ये ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया। ये चलाया केशव चंद्र सिंह जी ने। और एक और पॉइंट याद रखना, आदि ब्रह्मो समाज जो कि किसने चलाया? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बेटे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज देखो, इस रिवीजन में मैं क्या करवा रहा हूं, मेरा मेन मकसद है कि आपकी ये रिवीजन सारी की सारी हो जाए। क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो हम लोग कंटेंट में वही कर रहे हैं जो क्वेश्चंस को एक इलैबोरेट वे में देख रहे हैं हम लोग। बस राजा राम मोहन रॉय, बच्चा पार्टी, एक चीज आपने याद रखनी है, इनकी एक बुक है, ही रोट अ बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये वर्ष 1809 में लिखी थी इन्होंने। फिर इन्होंने एक और सभा बनाई थी, अतिम्य सभा। तो आपसे पूछा जाए अतिम्य सभा किसने बनाई तो उसका भी आंसर क्या है? राम मोहन रॉय जी। और बुक कौन सी लिखी है? गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये बुक भी किसकी है? यह है राम मोहन रॉय जी की बुक है। तीसरा पॉइंट बेटे, इनका नाम आएगा सती प्रथा के अंत करवाने में, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ये हटाई थी वर्ष 1829 में। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है एंटी सती स्ट्रगल वो शुरू किया था वर्ष 1818 में। और इन्हें कामयाबी कब मिलती है? जब ये सती प्रथा जो है वो बंगाल में हटाई जाती है। और उसका वर्ष क्या था? 1829। किस अधिनियम के तहत? तो आपने ये याद रखना है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 17। वर्ष कौन सा आया? वर्ष आया 1829 का। और वैसे बेटे अगर आपसे पूछे कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समयकाल में ये सती प्रथा हटाई गई थी, तो आपने नाम याद रखना है, वो गवर्नर जनरल था विलियम वेंटीक। क्या नाम है बच्चों? विलियम वेंटीक। वो गवर्नर जनरल है ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया बोलोगे या बंगाल बोलोगे? तो याद रखना है, यही पर्सन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और जब 1829 में ये सती प्रथा हटाई गई तो यही था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटे, यही पर्सन बाद में क्या बनेगा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब ये सती हटी तो ये क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये सिर्फ राजा राम मोहन रॉय जी या ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे। तो अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बेटे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज है, इनका फ्रेज था बैक टू दी वेदास। इनका मानना था कि हमें उस समय काल में चले जाना चाहिए जो कि वेदास का समय काल था। देखो प्राचीन भारत का जो समय काल रहा है ना, जबरदस्त रहा है, ठीक है। और तभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हमें कहाँ चले जाना चाहिए? बैक टू दी वेदास के टाइम पीरियड में। और आर्य समाज जो बनाया वो किसने बनाया? वो बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर रामाकृष्ण मिशन में नाम किसका आएगा? स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी का बेटे रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वर्ष 1893 में शिकागो में इन्होंने स्पीच दी थी
हिंदुइज्म के ऊपर में। और जब वो स्पीच खत्म हुई तो जो पूरा हॉल था उसमें तालियों की एकदम खिलखिलाहट बहुत हुई, बहुत ज़्यादा तालियां बजी यहाँ पर जब इन्होंने वो स्पीच अपनी खत्म करी। इतने इतने ज़्यादा प्रभावी थे ये। और इसीलिए बेटे आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में जरा टाइप करना, इस बार क्वेश्चन भी आया था ये, कि हम नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। ठीक है, कुछ लिंक है इनके साथ, एक बारी प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। और लास्ट में बेटे हमारे पास था सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था। तो ये कुछ पॉइंट बेटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस करते रहा करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस की, प्रश्नों को सॉल्व करो, बार बार रिवाइज करो, तो ये जनरल नॉलेज भी आपकी आसानी से हो जाएगी। अब हम चलते हैं बच्चा जी अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी मैच दी फॉलोइंग है बेटे। ये आ गया एक तरफ लिथोस्फीयर, एक तरफ आ गया एस्थीनोस्फीयर, एक तरफ आ गया सीमा, और एक तरफ आ गया सियाल। ये आ गया द रिलेटिवली लाइट rocks that forms the continental crust. The relatively dense rock that forms the oceanic crust. तीसरा है part of Earth's upper mantle. अब चौथा आ गया the outer portion of the earth including earth, इस सब लिख देता हूं including, जगह चली गई अपनी पूरी है, including crust। वाह, ओहो, crust। तो यहाँ पे एक और बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास है, तो यहाँ पे देखते हैं लिथोस्फीयर क्या आंसर बनेगा बेटे। लिथोस्फीयर का आपका चला जाएगा आंसर दी आउटर पार्ट ऑफ दी अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग दी, या सॉरी आउटर पोर्शन ऑफ दी दैट अर्थ इंक्लूडिंग दी क्रस्ट। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दूं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ध्यान से मेरे ऑप्शन आपने सुनने हैं। ऑप्शन अगर मान लीजिए कोई है कि A2 के साथ मैच करते हो, तो A2 के साथ मैच नहीं हो पाएगा, A जो मैच करेगा वो 4 के साथ करेगा। अगर A 4 के साथ मैच करेगा तो आपने ध्यान रखना है कि B जो है B, ये किसके साथ मैच करेगा, B करेगा C के साथ मैच। तो C क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ अपर मेंटल। और फिर ये सीमा, सीमा माने सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो अगर ये है 4A4, B आपका आ गया 3, A4B3, तो C क्या आएगा, C आएगा 2 और D आएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा A4B3C2, ये आ जाएगा C2 और ये आ जाएगा D1। सियाल सीमा, तो सीमा माने बेटे सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और सियाल माने सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सीमा ये वो जो पाकिस्तान से आई है वो मत समझ लेना यार, हैं वो वाली सीमा नहीं है। ये आपका बेसिकली जो है ये अर्थ क्रस्ट के यानी जो सतह के जो नीचे है वो वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो सियाल मीन्स सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम और सीमा मीन्स सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो यहां पर आपको मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करता हूं बेटे।
बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्रस्ट वाला भी, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है चैप्टर। ये डायग्राम के थ्रू बेटे कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आएगा पहला एरिया क्रस्ट, ये आएगा मेंटल, और तीसरा एरिया आ गया मेरे बच्चों कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ के सरफेस के नीचे बेटे, और यहीं पे बेटे क्या आ जाएगा, लिथोस्फीयर। आपने एक चीज याद रखनी है बेटे, ये लिथोस्फीयर भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ रॉक। ठीक है, क्रस्ट आ गया, मेंटल आ गया, कोर आ गया। फिर आगे चल के बेटे ये क्रस्ट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है, या इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, जो आपने बोलना है। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सब कुछ आ गया। और फिर क्रस्ट दो हिस्सों में और हो जाता है, एक होता है बेटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक आ गया ओशियानिक क्रस्ट। तो आपने एक पॉइंट याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है बेटे वो ज्यादा थिकर है किसके मुकाबले में, ओशियानिक क्रस्ट के मुकाबले में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है या ओशियानिक, स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो डू ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादा थिकर है ओशियानिक क्रस्ट के मुकाबले में। फिर यहीं पर क्या आ जाएगा, एस्थेनोस्फीयर भी आ जाएगा आपका। और क्रस्ट में दोनों का खेल होता है, सियाल और सीमा का। और कोर में चला आएगा नाइफ। नाइफ माने बेटे निकल प्लस आयरन, और सीमा माने सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सियाल माने सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। और इनके बीच में बेटा जी क्या है, फिर डिसकंटिन्यूस भी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है कि जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस करेंगे। तो आपने याद रखना है, जैसे अगर याद ना रहे तो सी फॉर सी, तो डबल सी जहां पे आ गया तो कोनार्ड याद रखना है, इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। और फिर यहां पर आएगा मोहोरोविक, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेहमैन बुलन। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं, जो लास्ट में लेहमैन बुलन है वो आ जाएगी आपकी यहां पे। ठीक है, और क्या होता है डिसकंटिन्यूटी बेटे, जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे। बेटे मैं आशा करता हूं कि आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएं। फिर भी मेरे बच्चों अगर डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बाकी टेंशन ही लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहो और मल्टीपल रिवीजन करो बेटे। सिर्फ बार बार अभ्यास करोगे तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो, मल्टीपल रिवीजन, बस यही सिद्धांत जीवन में याद रखना। बार बार आज मार्कर बड़े गिर रहे हैं यार। तीसरा मेरे बच्चों क्वेश्चन आ गया, अगेन बेटा जी आज मैच दी फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। ये आगे बेटे लिस्ट ऑफ आईएनसी सेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आ गया फर्स्ट सेशन। ये आ गया बेटे द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, और ये चौथे वाला। ये आ गया इलाहाबाद, ये आ गया मद्रास, ये आ गया कलकत्ता, और ये आ गया बॉम्बे। ठीक है, अब मान लो बेटे इसमें अगर तुम्हें ऑप्शन मैच करना हो तो देखो बड़े ध्यान से, जैसे ऑप्शन मैंने इसमें देखा कि जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट सेशन जो है बेटे ये बन जाएगा, फर्स्ट सेशन हुआ बॉम्बे में, तो ए का ऑप्शन आ गया 4,
ठीक है। सेकंड सेशन आपका आ गया कैलकाटा, तो बी का आ गया 3। तीसरा अधिवेशन चला गया बेटे मद्रास, तो सी का बन गया 2, और चौथा चला गया बेटे इलाहाबाद, तो 4 का बन गया 1। तो ये कुछ अधिवेशन है बेटे, कुछ सेशंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो मैंने आपको लिख दिए हैं। पहले वाला कहाँ हुआ? बॉम्बे में। तो यहाँ पे कैसे भी आप ऑप्शन बना लो, लेकिन राइट आंसर बनेगा बच्चों A4, B3, C2 और 4 1। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहले अधिवेशन में आपने याद रखना है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो फर्स्ट सेशन होना था बेटे, एक्चुअली में क्या था, ये शेड्यूल था पूना में बेटे। कहाँ था शेड्यूल? तो ये पूना में शेड्यूल था बेटे। बट ये अधिवेशन मेरे बच्चों पूना में ना होकर कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। इसका रीजन देखो, हर किसी एक चीज का कारण होगा, हाँ या ना? तो कारण क्या था? पूना में प्लेग की बीमारी फैलती है जो कि चूहों से होती है। ठीक है, तो जब ये खतरनाक बीमारी हुई, जिस कारणवश जो आपका अधिवेशन है ये बेटे कहाँ शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो गया बॉम्बे। कहाँ शिफ्ट हो गया? बॉम्बे। और इसको अटेंड किया 72 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने अटेंड किया? 72 मेंबर्स। और फर्स्ट सेशन में बेटे जो अध्यक्ष बने यानी प्रेसिडेंट बने, उनका नाम भी मैं आपको लिख देता हूं, वो बने WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी साहब। पहले में बेटे 72 आए। दूसरा सेशन जो कलकत्ता में हुआ, इसमें बनेंगे दादा भाई नारोजी। कौन बनेगा बेटे? दादा भाई नारोजी। ये आपने याद रखना है कि सेकंड अधिवेशन में यहाँ पर INC अध्यक्ष कौन बनेंगे? दादा भाई नारोजी बनेंगे। बड़े ध्यान से पॉइंट याद रखने हैं। और दादा भाई नारोजी को हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये 3 बार INC के अध्यक्ष बनेंगे। तो INC के अध्यक्ष बनने की जो इनके सेंस है वो मैं लिख देता हूं। एक पहला आ गया 1886 1896, दूसरा आ गया 1893 और तीसरी बार बने 1906 में। और आपने एक और पॉइंट याद रखना है, ये वही अधिवेशन है बेटे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें स्वराज शब्द का वर्णन किया गया है। और तीनों बार कौन बने? दादा भाई नारोजी। और इनका एक और पॉइंट याद रखना है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था लंदन में जाके। और एक बुक भी थी इनकी जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? समझ रहे हो? या सोई गए? थर्ड सेशन में बेटे जो मद्रास में हुआ, इसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC बने, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। और ये ईयर था 1887। 1887 में, वर्ष 1887 में बेटे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथे अधिवेशन में बेटे इलाहाबाद में फर्स्ट फॉरनर, पहले फॉरनर जो कि अध्यक्ष बनेंगे INC के। प्रेसिडेंट ऑफ
आईएनसी, इनका नाम था जॉर्ज यूल। तो बेटा जी जैसे कि हमने देखा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ पुत्र, पहला अधिवेशन हुआ बेटे बॉम्बे में। होना कहाँ था बेटे, पूना में। पूना में क्या हुआ, पूना में प्लेग यानी चूहों से बीमारी फैली, जिस कारणवश ये अधिवेशन यानी सेशन कहाँ पर बदल दिया गया, बॉम्बे। सेकंड कहाँ हुआ, सेकंड हुआ बेटे कैलकाटा में। कैलकाटा में बेटे प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई, दादा भाई नारोजी जी ने बनाई। कहाँ बनाई बेटे, लंदन में बनाई। सेकंड पॉइंट, इन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बेटे। फिर एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी 3 बार अध्यक्ष रहे बेटे, 1886 मेरे बच्चों, 1893 और 1906। 1906 वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है आईएनसी का, क्यों मैंने बताया, स्वराज। फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, बदरुद्दीन तैयबजी। सेशन कौन सा था, मद्रास बेटे। क्लियर है बेटे। देखो बार बार रिवीजन करोगे ना अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा यार, कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, डोंट वरी। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच जाओ बेटे, तो मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट क्या कोई बना आईएनसी में? प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप करिएगा एक बार। फॉरनर हो गए बेटे। फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द सेशन ऑफ आईएनसी, पहली महिला जिन्होंने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का संचालन किया। तो संचालन करने वाली नाम जो लेडीज का है वो है कादम्बिनी गांगुली जी। ये बेटे आपने याद रखना है, क्या नाम है, कादम्बिनी गांगुली जी। इन्होंने सिर्फ क्या किया, अधिवेशन का संचालन किया। शी एड्रेस द सेशन ऑफ आईएनसी, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल नंबर 87 के तहत एड्रेस किसको, पार्लियामेंट को। ये उनकी पावर है एड्रेस करने की। सेम पावर किसके पास है, इनके पास ऐसी पावर नहीं थी पर दी गई उस समय काल में, ठीक है, एड्रेस करना। तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो एड्रेस कर सकते हैं। लिंक से आपको थोड़ा और क्लैरिटी चलती है। कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द सेशन ऑफ आईएनसी। और बेटे फर्स्ट वुमेन जो कि आईएनसी की अध्यक्ष बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी, इनका नाम था एनी बेसेंट, वर्ष 1917 में। ये थी पहली महिला। अब आपने एक पॉइंट और याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी, वर्ष 1917 में। और एनी बेसेंट से भी बेटे आपने पॉइंट क्या याद रखना है, याद रखिएगा बेटे, होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत। वैसे अगर आपको पता हो कि होम रूल लीग मूवमेंट वर्ष 1916 में पहले शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिसमें उनके पास बॉम्बे था एक्सक्लूडिंग महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार का एरिया था। और बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत करी थी। उसके बाद वो अरेस्ट हुई, और फिर ये 1917 का जब समयकाल आया तो ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन, बेटे बड़े ध्यान से पॉइंट याद रखना है, ये है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। ये बनी बेटे 1925 में। याद रखिएगा बेटे एक पॉइंट और है, इससे पहले एक वर्ष पहले 1925 से एक वर्ष पहले माने 1924 में 1924 में आईएनसी के जो अध्यक्ष बने वो आपने याद रखने हैं। एक ही बार ये व्यक्ति जो हैं वो आईएनसी के अध्यक्ष बनेंगे, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है, यानी 1924 में
मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी यहाँ पर आपके अध्यक्ष बनेंगे और एक ही बार बने हैं। और याद रखना ये पहलगाम सेशन था। और कांग्रेस का अधिवेशन जो कि फर्स्ट विलेज सेशन था वो भी हुआ है। ठीक है, क्लियर है? उसके बारे में भी एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करना, क्या वो 1936 का था या 1937 का था? कहीं फैसपुर तो आंसर नहीं है? एक बार प्लीज देखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओह बेटा जी इतना पॉइंट बता दिए यार। आईएनसी का फाउंडर नहीं बताया मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कि इसके संस्थापक कौन थे। सॉरी बेटे। तो आईएनसी का मेरे बच्चों फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। और ये एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इंडियन ICS, जैसे आज यहाँ भारत में IAS IPS बनते हैं, तो उससे पहले कहते थे हम इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी समझ रहे हो जो आज में हमारा एग्जाम है सिविल सर्विसेज का। और ये एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे। एक बार बेटे एक और प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिएगा, ICS से मुझे याद आया, इंडियन सिविल सर्विसेज से पहले भारतीय जो कि ICS का एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। कुछ बेटे आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे कि बेटे 1905 वाला। और 1905 में आप जानते हो क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन, 16 अक्टूबर 1905। और जब ये 1905 में विभाजन हुआ तो उस समय काल में आईएनसी के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और ये बेटे याद रखिएगा ये राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी जी के। देखो भारत में बड़ी अच्छी परंपरा रही है गुरु शिष्य की, और जो गुरु ने समझाया था वो बात महात्मा गांधी जी ने भी अपने समय काल में मानी थी। जब आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी का बहुत लंबा समय काल जो है वो साउथ अफ्रीका में बेटे व्यतीत हुआ। ठीक है, वैसे तो महात्मा गांधी जी सिर्फ थोड़े वर्षों के लिए यहाँ साउथ अफ्रीका, वर्षों के लिए क्या कुछ महीनों के लिए गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी भी नहीं जानते थे कि उन्हें बहुत लंबा समय काल काटना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में। वहां जाके बहुत सारे लड़ाई लड़ी उन्होंने। ठीक है, और फिर जब वो भारत में आए 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, NRI डे यानी प्रवासी भारत दिवस। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही एडवाइस करी थी महात्मा गांधी जी को, जब महात्मा गांधी जी भारत में कब आए 1915, और कब आए 9 जनवरी को ही आए बेटे, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारत दिवस। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी को कि आप इस समय काल में किसी भी राजनीतिक पार्टी में ना जुड़िए और लगभग 2 साल तक सिर्फ भारत का पूरा भ्रमण कीजिए। और गांधी जी ने ऐसे ही किया। देखो गुरु की बात तो कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं। ठीक है, तो परंपरा आज भी गुरु शिष्य की यहाँ पर भारत में चलती है, और आज नहीं लंबे समय काल से। गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम याद रखना। और इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। बेटा जी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लिंकिंग कर रहा हूं कि क्योंकि रिवीजन चल रही है। मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बता रहा हूं कि 1905 में ये क्या थे, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसके राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी जी के। क्या एडवाइस दी कि 2 साल तक सिर्फ आपने क्या करना है, भारत भ्रमण करना है, कुछ नहीं करना। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई वर्ष 1905 में, गोपाल कृष्ण
गोखले जी ने। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस के में डीप में कुछ चीजें जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। जैसे कि बेटे वर्ष 1907 में भी आप याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, जिसे हम कहते हैं सूरत स्प्लिट, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CTFS यानी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेटे कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट है चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा and it is the part of Gangetic drainage system. Second statement, Godavari river covers 10% of the total geographical area of India। और थर्ड स्टेटमेंट आ गई थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपने स्पेस नहीं था। रिवर गंगा is the national river of India since beginning, since 1950। बेटे ज्योग्राफी का प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पर मान लो आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि पहला ऑप्शन है कि इनमें से सिर्फ वन ओनली सही है। सेकंड दे देता हूँ 1 and 2, बोथ 1 and 2। थर्ड आ गया मेरे बच्चों ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और डेल्टा आ गया ओनली 2। वन ओनली, बोथ 1 and 2। यार सुनो, जब भी CTFS यानी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आ जाएं भारत में किसी भी एग्जाम में, ये आएंगी क्लास ए पे तो यही मिलेगी तुम्हें हमेशा स्टेटमेंट। कह रहा है चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। तो इतना याद रखो, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल है ट्रिब्यूटरी यमुना की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यहाँ क्या लिखा है? रिवर गंगा। यानी मुझे पता लग गया कि पहली स्टेटमेंट क्या है मेरी गलत है। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, एक जगह पे ये आ रहा है ऑप्शन 1 and 2 ऑल ऑफ दी अबव, ये दोनों बेटे एलिमिनेट हो गए। मैं तुम्हें आज बता देता हूँ, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई कुछ भी हो, उसमें आपको ऑप्शन पे जाना है। पहले कहाँ जाना है? ऑप्शन में जाना है। एक स्टेटमेंट सॉल्व कर लो, ये जो तुम्हें आती हो या जो तुम्हें लग रहा हो ये हो सकती है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते भाई दोनों 1 and 2 और ऑल ऑफ दी अबव, यानी आंसर है 1 और डेल्टा। इनमें से कोई दो स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, या कोई मान लो कोई भी, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं अब। तो ये तो गलत होगी। क्यों? चंबल किसके ट्रिब्यूटरी है? रिवर यमुना की। और यस, इट इज द पार्ट ऑफ दी दैट, समझ रहे हो, गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। गोदावरी रिवर कवर्स 10% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। बेटे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गोदावरी रिवर वाली। और रिवर गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया सिंस 1950। नहीं, ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया? गलत आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई?
तो ये स्टेटमेंट आप पे यहाँ पे गलत होगी, एक ये और एक ये। अब मान लो मैंने यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया कि कितनी करेक्ट है, तो कितनी करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी करेक्ट आ जाएंगी, या तो ओनली वन, और अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी इनकरेक्ट है तो ओनली टू आंसर बन जाएगा। इसको वन ओनली की जगह पे ओनली वन कर लेना। करेक्ट वाले के लिए ओनली वन, क्योंकि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, सिर्फ सेकेंड वाली। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पे एग्जामिनर स्टेटमेंट में, एक ऑप्शन यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको इनकरेक्ट वाला बताया तो आंसर बनेगा हमारा ओनली टू। कितनी इनकरेक्ट है, दो इनकरेक्ट है, और यहाँ पे कर लो सेकेंड ओनली, अगर आपको ऑप्शन बनाना है करेक्ट वाला। दो क्वेश्चन बना दिए बेटे मैंने, एक करेक्ट वाला और दूसरा इनकरेक्ट वाला। करेक्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, सेकेंड ओनली, इसमें इसकी बात हो रही है, और इनकरेक्ट वाले में ओनली टू, यानी तीनों में से कोई भी दो। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझाता हूँ बेटे इन रिवर्स के रिगार्डिंग में। गंगा ये बेटे नेशनल रिवर है ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर करी गई थी 4 नवंबर 2008। कब करी गई है, 4 नवंबर 2008, और 2008 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भाई आप जब लिस्ट निकाल लोगे प्रधानमंत्री के आजम तक की, तो सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स्ट, अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री, इनसे बढ़िया कोई नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कोई नहीं हुआ आज दिन तक, शुरू से जो मर्जी लिस्ट निकाल के देख लो, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, मतलब ये समझ लो बचाया भी है कई बार भारत को। कभी मौका मिला तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। आरबीआई गवर्नर भी रहे बेटे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जो आपके नोट छपते हैं उनमें इनके साइन भी थे किसी समयकाल में। देखो रिवर गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, मैंने बताया क्या है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी है। किसने घोषित करी है, भारत के उस समय काल के पूर्व प्रधानमंत्री 4 नवंबर 2008 को डिक्लेयर करी गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। गंगा रिवर आपने याद रखनी है, दो नदियां मिलती हैं एक पॉइंट पे, एक है अलकनंदा और एक आ गई भागीरथी, एक क्या आ गई भागीरथी। अब ये दोनों कहां मिलती हैं, ये दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में, ठीक है। और तब हम कहते हैं, जब ये दोनों नदियों का मिलन हो जाता है तब हम कहते हैं रिवर गंगा। और फिर क्या होता है, गंगा नदी यहाँ बहुत सारे शहरों से होकर गुजर के फिर ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है बेटे सहायकता करना किसी नदी की, सहायक नदी। तो एक फिर से भागीरथी आएगी और दूसरी चली जाएगी हुगली। ये दोनों क्या है, ये हैं सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी। और कहाँ मिलती हैं, दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में, उसके बाद हम कहते हैं रिवर गंगा कहते हैं। और ये दो क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में एक लोकेशन चली जाएगी बेटे, इस लोकेशन को हम कहते हैं फरक्का। गंगा भारत की सबसे जो है लंबी नदी है, जिसकी लेंथ है 2555, यानी 25-25, ठीक है। वो गाना भी है 25-25-50, वो उससे याद रह जाए तो वो भी याद रख लेना यार, क्या दिक्कत क्या है। 25-25-50 यानी 25-25 किसकी लेंथ है, रिवर गंगा की। गंगा क्या है, इट इज दी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और मैंने ये बता दिया कि दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं। अच्छा बेटे एक बात याद रखना, इस भागीरथी रिवर पर एक डैम है, टिहरी डैम, टिहरी बांध है उत्तराखंड में, जो भारत का हाईएस्ट डैम है। याद रखना एक पॉइंट को, इस भागीरथी नदी पर एक बांध है टिहरी बांध। इस टिहरी बांध की कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया गया था वर्ष 1978 में, और जाकर ये पूर्णतः कंप्लीट जो था वो वर्ष 2006 में हुआ था।
और कुछ यहाँ पर प्रयाग और बनाए जाते हैं रिवर गंगा के द्वारा, ठीक है, जैसे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। ये कुछ और प्रयाग हैं जो आप लिख सकते हो इनके बारे में और डिटेल्स में। रिवर गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे बेटे रिवर गंगा की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा, लेंथ वाइज याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र की लेंथ जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो ये बहती है वो कम बहती है, जिस कारणवश गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है लेंथ वाइज में। बहुत सारे बेटे शहर इस गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार बेटे, हाँ या ना? इलाहाबाद, जो आज की तारीख में आपका प्रयागराज है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कुंभ मेला, कौन सा मेला? कुंभ मेला। कुंभ मेला किसके किनारे होता है? एक तो ये हरिद्वार, इलाहाबाद, दो और लोकेशन है, दोनों गंगा नदी के किनारे है। दो और हैं, स्पेशल नोट में याद रख लेना इस पॉइंट को। एक आ गया उज्जैन, जो किस नदी के किनारे है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा। और चौथी लोकेशन आ गई कुंभ मेले की, गोदावरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गंगा रिवर के। अब आ जाओ गोदावरी के ऊपर। बेटे गोदावरी कितना परसेंट एरिया कवर करती है? 10% एरिया कवर कर जाती है ऑफ दी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, और इसे हम कहते हैं दक्षिण की गंगा, और आप कह सकते हो वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा या फिर ये सब। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया बेटे यहाँ पे कि कुंभ मेला जो है इसके किनारे लगता है। गोदावरी का बेटे ओरिजिन जो है वो आपका कहाँ पे है? त्रिंबकेश्वर। कहाँ पे है? त्रिंबकेश्वर, जो कि नासिक, क्या लोकेशन है? नासिक में है। तो कभी कभार क्या करता है ना, ये प्रश्न पत्र में मैच दी फॉलोइंग रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जरूर पूछता है। तो एक कुछ ट्रिब्यूटरीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करी, एक बारी आप इन्हें देख लेना, ठीक है, ध्यान से। अच्छा बेटे, पहले जो है सिर्फ एक ही रिवर थी यहाँ पे, मेन रिवर, इंडो ब्रह्मा रिवर, या जिसे हम कहते हैं शिवालिक रिवर, और शिवालिक रिवर। और यही रिवर सिस्टम आज की तारीख में क्या है? हिमालयन रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम? हिमालयन रिवर सिस्टम, जो कि 3 नदियों में चला गया, गंगा, इंडस और बेटे ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंट्री कहां से मारती है? इंडस, बड़ा अच्छा पॉइंट है इंडस के बारे में भी। इसकी बेटे पंचनद रिवर्स है। क्या है? पंचनद रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, ये इसकी क्या है? पंचनद रिवर्स हैं। रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज और चेनाब, जिसमें से ये जो पंचनद रिवर्स हैं बेटे, ये याद रखना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? सहायता करना।
अगर ये रिवर के हिसाब से राइट में उससे मिल रही है तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगर लेफ्ट में मिल रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और आपने याद रखना ये जो पंचनंद रिवर्स हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि क्या ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे मैंने आपसे नाम लिया, अभी मैंने एक नाम लिया चेनाब का, चेनाब। चेनाब रिवर का लिंक यहां चला जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत राज्य है भारत में, हिमाचल प्रदेश। बड़े ही शांति प्रिय बंदे यहाँ पे रहते हैं, एकदम बढ़िया वाले, हिमाचल प्रदेश। वादियों वाला इलाका है, बंदे भी बढ़िया होते हैं यहाँ के। हिमाचल प्रदेश में क्या है, दो नदियां हैं, दो स्ट्रीम्स हैं, एक चंद्र और दूसरी भागा। ये दोनों आके मिलती हैं तांडी में। तांडी जो लोकेशन है बच्चों, ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। और यहीं से हम रिवर को क्या कहते हैं, चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर इंडस की, जिन्हें हम कहते हैं पंचनंद रिवर्स। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम बेटे, और झेलम। झेलम जो है बेटे, ये झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है वेरीनाग। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरीनाग। और जो यहाँ पर वुलर लेक है, ये उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। तो याद रखना, वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे भारत का। ठीक है, ताजा पानी में सबसे लार्जेस्ट जो है ये लेक है, जिसका नाम क्या है, वुलर लेक। वो किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम। चेनाब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, चेनाब में एक और पॉइंट याद रखना बेटे, चेनाब जो है वो हिमाचल में एक पास है। पास मींस दर्रा। ठीक है, वो देखते हो ना बाइक वाले निकलते हैं छोटे छोटे रास्तों से हिमाचल में, जैसे मनाली से ऊपर ये रोहतांग पास, ये क्या होते हैं, मोटरेबल पासेस होते हैं, यानी डिस्टेंस होता है छोटा सा गुजरने के लिए। समझ रहे हो, किन्हीं दो वैलीज को कनेक्ट करना है तो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पहाड़ों वाले एरिया में रहते होंगे, आपको मिलेंगे ये भी। और इसीलिए बाइकर्स ये वहां पे जाएंगे आपके। तो हिमाचल में एक पास है जिसे हम कहते हैं बारालाचा पास, और इस बारालाचा पास से ये आपकी चिनाब रिवर होके गुजरती है। सेम बेटे अगर देखोगे तो शिपकिला पास, शिपकिला पास, ला भी मतलब होता है पास। ला का मतलब क्या होता है, ला ऑल्सो मीन्स पास। किस लैंग्वेज में, ये तिब्बत की लैंग्वेज में। ठीक है, ला। और ये जो सतलुज है कहां से पास करती है, ये शिपकिला पास से एंट्री करती है भारत में। किससे, शिपकिला पास से होते हुए भारत में एंट्री कर देती है। कौन सी रिवर, सतलुज रिवर बेटे। फिर आगे बेटे ब्यास, ये पता ही आपको, ये सभी रिवर्स का लिंक तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर आ गई रावी, ये ब्यास। कभी अगर आप मनाली गए हो हैं, तो मनाली के रोड के साइड बाय साइड साथ में ही जो ये नदी निकलती है वो कौन सी है, वो ब्यास ही बेटे। ठीक है, और रावी ये फिर वो वही कुल्लू वाला एरिया है, उस वाली साइड में, वहां से सारा इनका ओरिजिन रहेगा। और कुछ इनके प्राचीन भारत में इनके नाम भी रहे हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बताना चाहूं तो जैसे मान लो ब्यास, ठीक है, या सतलुज, शतुद्री। ठीक है, तो ऐसे कई नाम रहे हैं, पुरुषनी, शतुद्री, अस्किनी, तो इन सब के नाम रहे हैं। तो वो भी आपने एक बारी देख लेंगे। इंडस, इंडस पे बेटे इंडस वाटर ट्रीटी हुई है। ठीक है, जिसमें इसके पानी का विभाजन हुआ है, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स है। और ये ट्रीटी याद रखना वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, और ये ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 में। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों हम करते हैं अब।
द रूलिंग डायनेस्टी संगमा, तुलुवा, सलुवा वर एसोसिएटेड विद ए वरंगल, बी कश्मीर, सी विजयनगर और डी बंगाल। और इसका आंसर है मेरे बच्चों, कह रहा है रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, तुलुवा, सलुवा, ये बेटे आपकी बिलोंग करेंगी किसको? विजयनगर एम्पायर को। यहां से बेटे प्रश्न पत्र में प्रश्न रहते हैं भाई। और विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया था? ये फाउंड किया था दो भाइयों ने, फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स। ये किसने फाउंड किया? ये फाउंड किया दो भाइयों ने। किसने फाउंड किया? दो भाइयों ने। उन दोनों भाइयों का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हरिहरा एंड बुक्का। और ये फाउंड कब किया है? ये फाउंड किया है 1336 में। यानी 1336 में बेटे दो भाई थे जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का। उन्होंने क्या फाउंड किया? विजयनगर एम्पायर। ठीक है। और ये विजयनगर एम्पायर जब फाउंड हुआ तो यहां पर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, दिल्ली सल्तनत, जिसमें बेटे 5 डायनेस्टीज आएंगी। एक आएगी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, 1206 से 1290 बेटे। दूसरा आएगा खिलजी, 1290 से 1320। तीसरा आएगा मेरे बेटे तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414। चौथा आ जाएगा सैयद, 1414 से 1451। और पांचवा आ जाएगा लोधी, 1451 से 1526। और जब बेटे ये दोनों भाई थे हरिहरा और बुक्का, इनका समयकाल है तुगलक डायनेस्टी का। जिस तुगलक डायनेस्टी में मेरे बच्चों जो राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समयकाल था 1325 से 1351। ठीक है। और ये दोनों भाई उसकी आर्मी में काम करते थे जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का। और कब बना विजयनगर एम्पायर? 1336 में। और ये संगमा, तुलुवा, सलुवा और अराबिडो, ये चारों डायनेस्टीज मेरे बच्चों किसको बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी आपकी इस विजयनगर एम्पायर में। क्वेश्चंस के थ्रू मैं उनके बारे में एकदम विस्तार पूर्वक जा रहा हूं, जिसका एक ही कारण है कि ये आपकी रिवीजन चीजें, और रिवीजन में ये बहुत हेल्प कर जाएंगी आपको। और इस डायनेस्टी में बड़े इंपॉर्टेंट एक राजा रहे कृष्ण देवा राय। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बेटे। ठीक है। और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, आंध्रा भोजा। ठीक है। आंध्रा भोजा टाइटल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इनका एक टाइटल है यवना राज्य स्थापनाचार्य। ये पिछली बार आया हुआ है कि कृष्ण देवा राय हैड द टाइटल ऑफ यवना राज्य स्थापनाचार्य। तो किसका टाइटल था? कृष्ण देवा राय जी का, जिन्होंने तमिल लिटरेचर में एक काम भी लिखा हुआ है, अमुक्ता मलयाडा। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और कृष्ण देवा राय जी के बारे में आपने ये पॉइंट जरूर याद रखनी है
जब इन्होंने बहामनी किंगडम के 3 युवराजों को बचाया था, उसके बाद ये टाइटल लिया यवना राज्य स्थापनाचार्य आंध्रा भोजा भी इन्हें हम कहते हैं। और एक पोर्चुगीज गवर्नर था जिसका नाम था अल्फोंसो अल्बकक्युरकी। तो ये अल्फोंसो अल्बकक्युरकी जो है ये इनका मित्र रहा है। किसका मित्र रहा है? कृष्ण देवा राय जी का। तो बेटे मैं आज का अपना ये जो पूरा रिवीजन का सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सारा कुछ आपका रिवाइज हो गया हो। फिर भी अगर किसी पॉइंट में बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आपका पेपर जो है अच्छा हो।